देखिए, भारत में बार बार ये प्रश्न उठता है कि पत्रकारिता या मीडिया की स्थिति इतनी गिरावट की ओर क्यों है। या मीडिया कभी भी सत्ता के लिए सहज नहीं हो सकता, वो हमेशा उसके जी, लिए एक सिरदर्द होता है। क्योंकि जी, 1740 में पहला अखबार हिंदुस्तान में आया था, जी, हिके ने, हिक्की गजट जिसको बोलते हैं। तो आज़ादी के आंदोलन की पत्रकारिता थी, वो एक मिशन इसलिए थी कि वो वहाँ मिशन सामने था। तब तक जब लोहिया जैसे लोग थे, जयप्रकाश जैसे लोग थे और जी, जी, वामपंथी आंदोलन बड़ा ताकतवर था, तो उस समय उन लोगों के रहते मीडिया की ये मजाल नहीं थी कि वो उतना कमजोर पड़ जाए। अंजना ओम कश्यप हो या अर्णव गोस्वामी हो, है उनको मैं पत्रकार कहने में मुझे संदेह होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं बजिंदर सिंह। आप देख रहे हैं द अवेयर। दोस्तों, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। और ऐसे ही नहीं कहा जाता, क्योंकि हमने अलग अलग दौर में देखा है। शासक बदले, सत्ताएं बदली, परंतु मीडिया ने अपनी जो भूमिका है वो सकारात्मक तौर पे निभाते रहना जारी रखा। परंतु आज के दौर में उसको ऐसा नहीं कहा जा सकता या देखा जा सकता। इसीलिए आज की इस चर्चा में हमने टॉपिक रखा है पत्रकारिता के बदलते मापदंड। तो इसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए सतीश त्यागी जी हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, पॉलिटिक्स ऑफ चौधर के राइटर्स हैं और राजनीतिक और सामाजिक चिंतक हैं। तो उन्हीं से सीधा हम बातचीत करेंगे और इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा सिनेरियो किस तरीके से बदला है। तो सतीश सर, दावेर में स्वागत है। जी, धन्यवाद। सर, जैसा कि मैं कह रहा हूँ, शासक बदले, सत्ताएं बदली, पत्रकारिता, मीडिया उसने अपनी एक भूमिका निभाई है। तो अगर मैं देखूँ, अभी पहले तो हम देखते हैं आपातकाल को। उस दौर में भी मीडिया था, सत्ता में जो है बहुत उथल पुथल थी। उसके बावजूद भी एक उसका अपनी जगह थी मीडिया की। तो आप किस तरीके से देखते हैं उस दौर को, दर्शकों को बता पाएँ? देखिए, भारत में बार बार ये प्रश्न उठता है कि पत्रकारिता या मीडिया की स्थिति इतनी गिरावट की ओर क्यों है, या पहले बहुत अच्छी थी अब उसमें पतन क्यों हो रहा है। इस तरह के सवाल उठते रहते हैं हमारे समाज में भी। पहली बात तो ये कि इस तरह का सवाल उठना एक बहुत अच्छी बात है। जी, उससे ये सिद्ध होता है कि समाज में कहीं चिंता है इस बात को लेके कि मीडिया का जो रोल है, जैसा आपने कहा चौथे खंभे का रोल है, तो उसको लेके जहाँ कहीं भी थोड़ा उनको शंका पैदा होगी, कोई भय लगेगा कि उस पर कहीं खतरा हो रहा है, तो समाज में अगर इस तरह के सवाल उठते हैं तो वो अच्छी बात है। अब प्रश्न ये उठता है कि हमें बहुत गहराई में जाना पड़ेगा कि सत्ता और मीडिया के संबंध वो प्रारंभ से ऐसे ही रहते हैं। क्योंकि मीडिया कभी भी सत्ता के लिए सहज नहीं हो सकता, वो हमेशा उसके जी, लिए एक सिरदर्द होता है। जी। सत्ता ये चाहती है कि मीडिया हुँ, हुँ। या और भी जो सोच समाज के सोचने समझने वाले लोग हैं, वो उनके अनुकूल काम करें, उनके अनुकूल चिंतन करें। असहमति उनको पसंद नहीं है। जी, अगर हम बात करें, भारत में पत्रकारिता की शुरुआत हुए अभी कोई 250 साल का सफ़र है ये। क्योंकि जी, 1740 में पहला अखबार हिंदुस्तान में आया था, जी, हिके ने, हिक्की गजट जिसको बोलते हैं। जी, और वो आयरलैंड के रहने वाले थे जिन्होंने अखबार निकाला, और हुँ, हुँ। अंग्रेज़ों का यहाँ राज था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जी, शासन था। जी। और वो अखबार केवल 2 साल चल पाया, हुँ, हुँ। और 2 साल के बाद उसको बंद करना पड़ा, और हिक्के को, जो उनके एडिटर थे, उनको जेल भी हुई। जी, तो ये कोई नई बात नहीं है। उस समय भारत तो कहीं था ही नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी का जी, राज जी। था, और एक आयरलैंड से आने वाला आयरिश नागरिक एक अखबार निकाल रहा था, हुँ, हुँ। और उसको भी उस वक्त में जेल जाना पड़ा। जी। तो प्रारंभ से ही सत्ता के लिए हमेशा एक चुनौती मीडिया रहा पत्रकार जो है। है चुनौती बनते रहे हैं। अब ये दौर चलता रहा चलता रहा। जी, हमारे यहाँ समस्या प्रारंभ होती है, गांधी का जो युग शुरू होता है 1920 के आसपास से। जी, तो भारत का मीडिया भारतीय राष्ट्रीयता का एक प्रतीक बन गया, उसका पैरल चलने लगा। जी। और उस समय आप देखेंगे कि जो भी हमारे बड़े नेता आज़ादी के आंदोलन के थे, हुँ, हुँ। चाहे वो गांधी रहे हों या आज़ादी के आंदोलन में सीधे भाग ना ले रहे हों, लेकिन हुँ, हुँ। समाज की लड़ाई लड़ने वाले डॉक्टर अंबेडकर रहे हों, जी। या समाज के और भी तबके के लोग हैं, हुँ, हुँ। और भी जो क्रांतिकारी लोग थे, वो भी, मतलब हर धारा के लोग जन जन तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए अखबार निकाल रहे थे। जी, तो वो जो राष्ट्रीयता का दौर था, उसमें एक पहचान बन गई। अखबार का मतलब ये हो गया कि वो
विरोध का प्रतीक है, वो संघर्ष का प्रतीक है, और वो हर प्रकार के शोषण से निपटने के लिए जनता का प्रतिनिधि बन के उसकी आवाज़ मुखर करेगा। इस तरह की एक धारणा बन गई और वो चली भी, बहुत कामयाब भी रही। सारे नेताओं के अखबार भी बड़े कामयाब रहे। कामयाबी इस अर्थ में नहीं कि उनसे कोई उनको कोई धन अर्जन हो रहा था, लेकिन वो अपना संदेश लोगों तक पहुंचाने में कामयाब रहे। और भारतीय राष्ट्रीय आज़ादी का जो आंदोलन था उसको बहुत शक्ति दी उन अखबारों ने, उन समाचार पत्रों ने। तो एक जो हमारा वो दौर था, बहुत मिशनरी दौर था, बहुत आइडियल दौर था जी। अब हम उसकी तुलना जब अब करते हैं आके जी, हाँ जी, तो हमें बड़ा कष्ट होता है। और विशेषकर जो पिछले 5-6 वर्षों में, हाँ जी, जैसे ये शब्द अभी क्वाइन हुआ, उस पे भी आएंगे। उससे पहले अगर आप आपातकाल के दौर की भी कुछ बता पाएं किस तरीके की भूमिका, क्योंकि इंदिरा तो एक तरीके से डिक्टेटर के तौर पे उस टाइम में काम कर रही थी। तो वही जो मैंने कहा ना कि सत्ता के लिए हमेशा असहज होता है। जब आपने आपातकाल लगा दिया और घोषित कर दिया जी, उसमें थोड़ा फर्क है कि जब आपने इमरजेंसी लगा दी तो ये उसका एक अंग है कि आप मीडिया की स्वतंत्रता को बाधित करेंगे जी जी। तो वो एक डिक्लेयर्ड स्टेप था। उस समय आप ये आशा नहीं करेंगे कि आपातकाल भी रहे, इंदिरा जी की तानाशाही भी रहे तथाकथित, और मीडिया की स्वतंत्रता भी हो, क्योंकि दोनों चीजें साथ चल नहीं सकती। पर काम किस तरीके से कर रही थी मीडिया उस दौर? काम मीडिया कुछ नहीं कर रही थी। आप देखेंगे उस समय की जो इंडियन एक्सप्रेस ने थोड़ी सी कोशिश की थी, तो रातों रात उनकी जैसी इमरजेंसी प्रारंभ हुई है 25 जून को 1975 में, तो सारे अखबारों के कनेक्शन काट दिए गए, उनकी बिजली बाधित कर दी गई, तरह तरह से उनको प्रताड़ित किया गया, एडिटर्स जेल में डाल दिए गए। तो उसमें लक्ष्य सिर्फ ये था कि जो सरकार ये मान के चल रही थी ये लोग या ये समाचार पत्र हमारे लिए असहज हैं, असुविधा पैदा करेंगे, तो उनको पहले ही उनका इंतजाम कर दिया। जैसे राजनीतिक नेतृत्व को, समूचे राजनीतिक नेतृत्व को जेल में डाल दिया गया, उसी तरह से अखबार वालों को भी। ये बात तो हुई सर कि भाई क्या नाम है, उनको प्रताड़ित किया गया, उनको अपना काम करने के लिए रोका गया निश्चित तौर पे। परंतु अगर फिर आज के दौर में हम देखते हैं तो आज के दौर में ऐसा कुछ नहीं है। आज के दौर में सिर्फ धन बल दिखाई देता है। और तब जो है मीडिया का किस तरीके से रुख आप देखते हैं? देखिए, अखबार निकालना एक इंडस्ट्री है जी, समाचार पत्र एक इंडस्ट्री है जी। वो जो मैंने कहा था आज़ादी के आंदोलन की पत्रकारिता थी, वो एक मिशन इसलिए थी कि वहाँ मिशन सामने था कि आपने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़नी है। उसके बाद के वर्षों में ही पतन शुरू हो गया था, मतलब वो रूप बदलना शुरू हो गया था, लेकिन उसमें टाइम लगा थोड़ा सा। 20-30 वर्षों तक ऐसा रहा। आप मान लीजिए कि नेहरू जी के समय से भी कुछ 2-3 साल बाद तक, 60 के दशक के उत्तरार्ध तक, जब लोहिया जैसे लोग थे, जयप्रकाश जैसे लोग थे और वामपंथी आंदोलन बड़ा ताकतवर था, तो उस समय उन लोगों के रहते मीडिया की ये मजाल नहीं थी कि वो उतना कमज़ोर पड़ जाए, सत्ता उसको कमज़ोर कर दे जी। और नेहरू के समय तक हम ये मान के चलते हैं कि लोकतंत्र को उस रूप से कोई खतरा था भी नहीं। तो वो सारी चीज़ें जो मीडिया की आवाज़ थी उस पर कोई प्रतिबंध लगा नहीं है। लेकिन जैसे आप देखें कि इंदिरा गांधी आई हैं सत्ता में और सिंडिकेट ने उनको परेशान करना शुरू किया, तो उन्होंने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि कांग्रेस का विभाजन हुआ 1969 में जी। और उसके बाद से लेके आप देखिए 6 साल का समय है सिर्फ, जिसके अंदर इतने बड़े क्रांतिकारी कदम उठाए जा रहे हैं सत्ता की ओर से, जिसे आप कहेंगे बैंकों का राष्ट्रीयकरण या प्रीवी पर हुआ, तमाम चीज़ें हुई। और आते आते ये हालत हुई होगी कि 6 वर्षों में आपको आपातकाल लगा के मीडिया का गला घोटना पड़ा। तो उस समय के तत्कालीन इतिहास को आप और समाज का अध्ययन करेंगे तो लगता है कि कुछ चीज़ें, अगर हम सरकारी पक्ष की बात करें तो उनके लिए ठीक थी या उस पर बहस हो सकती है, लेकिन अब जो पिछले 5-6 वर्षों में हो रहा है, और एक नया शब्द जो क्वाइन हुआ है गोदी मीडिया, या आप उसको कहिए कि मोदी मीडिया एक तरीके से, तो उससे एक बिल्कुल संकेत साफ है कि मीडिया का बहुत बड़ा हिस्सा सरकार की गोद में जाके बैठ गया है, उनके संरक्षण पे काम कर रहा है और खुलेआम उनके प्रवक्ता के रूप में काम कर रहा है। तो ये जो पतन हुआ है इसको लेके बहुत ज़्यादा चिंता है, यानी आपातकाल से भी ज़्यादा चिंता अब की जा रही है, क्योंकि अब अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति है जी जी बिल्कुल। हम अगर कहें तो संवैधानिक हमारा ढांचा जो है वो चरमराते हुए भी चरमरा नहीं रहा है जी, हम कह नहीं सकते क्योंकि आपातकाल नहीं, इमरजेंसी नहीं है जी, जी। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके का ये माहौल बना है वो बहुत ही चिंतन का विषय है और चिंता का भी विषय है जी। सर चिंतन की बात जहाँ तक है, तब एक तो पक्ष ये है कि भाई आर्थिक तौर पे चीज़ों को दबाया जा रहा है तो मीडिया उनके पक्ष में काम कर रहा है,
दूसरा जो है मीडिया पत्रकारिता करने का जो तरीका है, अगर हम पर्टिकुलर अर्नब गोस्वामी का स्टाइल देखें, क्या वो पत्रकारिता उसको कहा जा सकता है या फिर एक तरीके से गुंडा स्टाइल, उस पर कुछ कहना चाहिए? देखिए, पत्रकारिता तो वो है, अगर लेकिन ये अलग बात है कि बहुत पतित पत्रकारिता है, बहुत गिरी हुई पत्रकारिता है, पत्रकारिता की जो आदर्श मापदंड मानक है उन पर कहीं सही नहीं उतरती। लेकिन जैसी भी है पत्रकारिता तो है। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है आजकल, इसको आप देखें, अगर बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो पूरे समाज में ये चेंज आ रहे हैं जी। सारे समाज का जो परिवर्तन है वही रिफ्लेक्ट हो रहा है। जैसे हम पहले कहते थे कि साहित्य समाज का दर्पण, उसी तरीके से हम कहते हैं कि पत्रकारिता जो जल्दबाजी में लिखा गया साहित्य है वो भी एक प्रकार से समाज का ही प्रतिबिंबित रूप है। लेकिन आप देख रहे हैं इतने बड़े मुल्क में 140 करोड़ की आबादी में कहीं किसी को चिंता है इस बात को लेके कि मीडिया घुटने टेक रहा है सरकार के आगे? आपने कहीं सड़कों पर आंदोलन देखे? नहीं देखे। बल्कि हैरत ये होती है कि आपने अर्नब गोस्वामी का नाम लिया, सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूँ कि आई एम द सपोर्टर ऑफ अर्नब गोस्वामी। जी बिल्कुल, इस तरह के ट्रेंड चल रहे हैं। और उनका अपना जो चैनल है वो ये कह रहा है कि पूरा भारत अर्नब गोस्वामी के साथ खड़ा है जी, है ना। तो उनके पक्ष में ज़्यादा लोग दिख रहे हैं मीडिया में, क्योंकि गोदी मीडिया पूरी तरीके से उस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा है जी। और जो दूसरी धारा के लोग हैं उनके अगर वो कहीं आंदोलन कर भी रहे होंगे छिटपुट, तो उनको कहीं कोई जगह नहीं दी जा रही। तो यही जो चिंता और चिंतन का विषय यही है मेरा, मीडिया से ज़्यादा समाज का है कि समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पिछले 50-60 वर्षों में जिन्होंने शिक्षा पाई है और विभिन्न क्षेत्रों में गए हैं, वो आप उनके सुर देखिए कि वो डरे हुए हैं, वो बोल नहीं रहे हैं। और उस समय नहीं बोल रहे हैं जब आपके पास बोलने का बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट आपके पास है। सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया एक अल्टरनेटिव मीडिया के रूप में उभर सकता था और इस गोदी मीडिया को चैलेंज कर सकता था, सरकार के लिए परेशानी पैदा कर सकता था। लेकिन आप देखेंगे इतने बड़े माध्यम में भी जिस तरह की उम्मीद की जानी चाहिए उसकी लगभग गैर मौजूदगी है। आप देखिए सारे फेसबुक पे आप देखेंगे तो उसमें व्यक्तिगत बातें ज़्यादा हैं, आदमी के खान पीन से लेकर उसके खरीद फरोख्त की चीज़ें ज़्यादा हैं, लेकिन सामाजिक मुद्दों पे या राजनीतिक मुद्दों पे जिन पे चिंता होनी चाहिए उनकी बातचीत उस पर नहीं होती। तो सोशल मीडिया का जो विकल्प बनने की जो उसके अंदर क्षमता थी और जो टेक्नोलॉजी ने दी थी उसका भी हम लोग प्रयोग नहीं कर पा रहे। हाँ ये है थोड़ा सा, आप देखें कुछ पत्रकार जो इस गोदी मीडिया से इस सरकार में प्रताड़ित हुए, उन्होंने अपने चैनल्स प्रारंभ किए हैं, यूट्यूब चैनल वगैरह, चाहे उसमें आशुतोष हैं, पुण्य भूषण वाजपेयी या विशाल शर्मा हैं, या और भी कई वायर जैसे कार्यक्रम आ रहे हैं, विनोद दुआ जैसे हैं। तो ये लोग कर पा रहे हैं, तो ये भी सरकार इसलिए बर्दाश्त कर रही है। अगर इनको कोशिश तो है, इनको कोई पसंद नहीं कर रहा है, इस असहमति को पसंद नहीं कर रहा, लेकिन खुलेआम आप बिना इमरजेंसी डिक्लेयर किए हुए आपने इस तरह के अंकुश लगाने, तो आप इन चीज़ों को प्रमोट होने देते हैं। लेकिन इस पे भी अब विनोद दुआ के खिलाफ मुकदमा शुरू हो गया। और ये लोग भी जितनी बहादुरी से, जितनी दबंगई से इनको अपनी बात कहनी चाहिए, वो कहते हुए कहीं ना कहीं एक भय उनके बीच में है, चूँकि पैसा इसमें लगता है, सारा काम दुनिया भर की चीज़ें हैं और किसी बहुत बड़े धरना सेठ का संरक्षण इन लोगों को नहीं मिला होता। तो फिर भी अपने सीमित साधनों में और एक हिम्मत रखते वो लोग इसको टक्कर ले रहे हैं। लेकिन अगर इनके पीछे समाज की शक्ति भी इस्तेमाल हो और समाज खड़ा हो, तो ये जो स्वरूप बदला है गोदी मीडिया का, जिसके बारे में हम चिंतित हैं, उस स्थिति में बदलाव आ सकता है। एक चीज़ जो निकल के आ रही है सर कि भाई एक तरफ तो ये लोग हैं अभिसार और विनोद दुआ जैसे जो लोग जिनको सरकार लगातार प्रताड़ित भी कर रही है, वो अपने छोटा मोटा चला करके लोगों के बीच में अपनी बात पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उसके दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं अंजना ओम कश्यप को या फिर अन्य लोगों को, उनकी रातों रात संपत्ति इतनी बढ़ जाती है कि हम आमतौर पर देख रहे हैं कि नेताओं के ऊपर कार्रवाई होती है कि भाई वो अघोषित संपत्ति कहाँ से आई। पर इन पत्रकारों पे इसका क्या? अब आप ये देखिए कि मैं जो दिल्ली की लुटीन जॉन की पत्रकारिता है, जो हम मुश्किल से 8-10 नाम लोग ले पाते हैं, जो एंकर हैं वो सही मायने में पत्रकार भी नहीं है। एंकर का मतलब ये कि मॉडरेट कर रहा है, उसको प्रस्तुत कर रहा है, इससे आगे उसकी औकात नहीं है। मैं अंजना ओम कश्यप हूँ या अर्नब गोस्वामी हूँ, बेशक इनकी पत्रकारिता की एक पृष्ठभूमि रही है, लेकिन आज जिस भूमिका में है उनको मैं पत्रकार कहने में मुझे संदेह होता है।
क्योंकि पत्रकार का मतलब जो मेरी नज़र में वो यही है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता है, शोषण के खिलाफ लड़ता है। और ये जो धारणा बनी है कि पत्रकार को निष्पक्ष होना चाहिए, मैं इसके भी पक्ष में नहीं हूँ। पत्रकार निष्पक्ष नहीं हो सकता, उसको कमजोर आदमी का पक्ष लेना ही है, उसको भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होना ही है, उसको हर तरह के शोषण के खिलाफ खड़ा होना ही है। और जब वो खड़ा होगा तो ये जो सारी चीजें कर रहे हैं समाज में, जो ये उत्पात मचा रहे हैं, इनके खिलाफ उसको होना पड़ेगा और होना चाहिए, पूरा स्टैंड लेना चाहिए। तो निष्पक्षता की जो ये धारणा है ये बेमानी है, इस तरह की निष्पक्षता का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन अगर आप पक्ष लेंगे सरकार का, अगर आप पक्ष लेंगे कॉरपोरेट्स का, या पक्ष लेंगे आप विजय माल्या और नीरव मोदी का, या पक्ष लेंगे आप अर्नब गोस्वामी का, तो ये तो चिंता की बात है और इसको कंडेम किया भी जाना चाहिए। जी सर, अभी दिवाली के मौके पर देखने को मिला कि भाई अचानक से न्यूज़ चैनल्स ने कहना शुरू किया कि हमने पाकिस्तान पे एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक की है, जो 2-3 दिन बाद खुद जो है चाहे आर्मी ने खंडित किया या और किया। मतलब बगैर साक्ष्य सबूतों के इस तरीके की बातचीत चलाना एक तरीके से आर्मी के साथ की जो गोपनीयता उसके साथ भी खिलवाड़ और देश के सुरक्षा को लेकर के भी खिलवाड़ है, तो उस पर भी। और ये जो बात आपने उठाई है, ये जो खबर आई है पीटीआई के हवाले से आई है जी, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो हमारी सबसे भरोसेमंद एजेंसी है जी, जिस पर तमाम दुनिया की और एजेंसीज भी भरोसा करती हैं और वहाँ से खबरें उठाती हैं। अगर पीटीआई को इस तरह की बात करती है तो वो निश्चित रूप से बहुत बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन इसमें सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या पीटीआई को इस तरह के निर्देश थे कि वो इस तरह की बात करे, और चैनल्स ने जिस तरह से उसको उठाया बिना वेरीफाई किए, क्या चैनल्स को नहीं पता था कि सर्जिकल स्ट्राइक इतनी आसानी से और एकदम से इस तरह से हो जाएगी? तो ये सारा का सारा ये गिरावट का ही आप शामिल करेंगे, जो पतन हो रहा है उसी में शामिल होंगे। क्योंकि अब पूरी बेशर्मी से, पूरी नंगई से कॉरपोरेट मीडिया कि जो आपके मेजॉरिटी चैनल्स हैं वो पूरी तरह से सरेंडर कर चुके हैं सरकार के सामने। और जो सरकार चाहती है, या इनको लगता है कि हमारे इस कदम से सरकार को कुछ सुविधा होगी, सरकार बहुत खुश होगी, है ना, और वो जो शोले का डायलॉग था कि गब्बर खुश होगा जी, उस तरह की जो धारणा बना रखी है इन लोगों ने, उसके चलते भी कई बार अति उत्साह में लोग इस तरह की बातें कर देते हैं।